नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। यूपी और गुजरात में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। आपको बता दें कि यूपी में मैनपुरी लोकसभा, खतौली विधानसभा और रामपुर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार प्रसार का शोर थम गया है। 5 दिसंबर को यूपी उपचुनाव होगा, तो वहीं गुजरात में भी 5 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। दूसरे चरण में गुजरात में 93 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और इसके लिए दिल्ली एमसीडी के लिए 250 वार्डों पर रविवार को एक साथ वोटिंग होनी है। तो चुनाव प्रचार का शोर अब थम गया है। तो रविवार को दिल्ली एमसीडी के लिए मतदान होना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 5 दिसंबर को गुजरात में भी दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। उधर उत्तर प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव के लिए भी मतदान हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। नितिन, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव, उधर गुजरात में विधानसभा के चुनाव का दूसरा चरण और उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें तो लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव, हर जगह चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है। क्या कुछ रणनीति हर जगह इन राजनीतिक दलों की है? जी देखिए योगेश, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने, जिस पे जो 3 विधानसभाओं में जो चुनाव होंगे, 3 सीटों पे खतौली, पहला जो है खतौली होगा, दूसरा रामपुर और तीसरा मैनपुरी को लेकर भी आज जो चुनाव प्रचार था वो थम गया है। जिस तरीके से तमाम पार्टियों ने वहाँ पर डोर टू डोर प्रोग्राम किया था, सभी लोगों के लिए वोट मांगी गई थी। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगी गई थी मैनपुरी में। वहीं बात की जाए तो खतौली की, तो खतौली में भी मैं अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगी थी। तो रामपुर के भी जो है अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगी थी। तो इसमें जो तमाम प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे गई थी, समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों को पूरे जोर शोर पे जो है चुनाव प्रचार यहाँ पर किया जा रहा था। लेकिन आज चुनाव प्रचार का जो था आखिरी दिन था, आखिरी दिन में ही चुनाव के जो है पूरी तरीके से जो है रणनीति जो तैयार कर ली गई है। जिस तरीके से जो है 5 दिसंबर को जो है चुनाव होना है, यहाँ पर उपचुनाव जो है उत्तर प्रदेश के अंदर होना, 3 सीटों पर जो है चुनाव होगा। फिर बात की जाए तो गुजरात की, तो गुजरात में भी जो है 5 दिसंबर को जो है चुनाव होना है, जहाँ जो है 93 सीटों पर जो है चुनाव होना है, सेकंड फेज का चुनाव। और साथ ही एमसीडी की बात की जाए तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंके हुए कि जिस तरीके से कल जो है एमसीडी का जो चुनाव है पूरी तरीके से यहाँ पर एमसीडी में भी चुनाव प्रचार जो थम चुका है। और चुनाव प्रचार में तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां जो है मैदान में उतरी थी। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अलग से एमसीडी चुनाव के लिए पूरी तरीके से ताकत झोंके हुए। तो वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंके हुए, कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंके हुई है। कांग्रेस का कहना था कि जिस तरीके से एमसीडी में जो है खाता नहीं खुलता था, लेकिन अब की बार कांग्रेस पूरी तरीके से ताकत झोंक रही है। और कांग्रेस ने पहले भी जो है 10 अपनी यहाँ पर जो है जो कार्ड था वो खेल चुकी है। तो वहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जो है ताकत झोंकने में लगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अच्छा कार्य यहाँ पर दिल्ली के अंदर किया जाएगा और दिल्ली में हम अरविंद केजरीवाल की सरकार है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही एमसीडी में जो है खाता खुला हुआ है, एमसीडी में पूरी तरीके से कब्जा जमाया हो कि आखिरकार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को लुभाने में लगी हुई है। तो बात की जाए तो वहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है काफ़ी दिन से जो है अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे थे, अपने लोगों को लुभाने में लगे हुए थे कि जिस तरीके से एमसीडी के जो चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती आती थी। लेकिन अब की बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम बड़े बड़े कैंडिडेटों के लिए जो है वोट यहाँ पर मांगे थे, बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर नजर आए थे। लेकिन गुजरात की बात की जाए तो गुजरात का खुद संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का क्षेत्र है, तो इसलिए दोनों लोगों ने काफ़ी यहाँ पर वोट मांगी थी। तमाम बड़े बड़े दलों के नेताओं ने जो है वोट मांगी थी भारतीय जनता पार्टी के ने। तो साथ ही वहाँ आपको बता दें 93 सीटों पर जो है वहाँ पर मतदान होना है, दूसरे फेज का मतदान है। तो उत्तर प्रदेश के भी जो है 3 सीटों पर चुनाव होना है। तो उसमें अखिलेश यादव ने भी आज जो है खतौली में आके जो है चुनाव प्रचार किया था। वहीं रामपुर में भी पहले कर चुके हैं, उसके बाद में मैनपुरी में भी ताकत झोंके हुए तमाम बड़े प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरीके से अब जो है देखना यही है कि जिस कल जो है एमसीडी का चुनाव होना, तो एमसीडी जो है के चुनावों में देखना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है कब्जा जमाई हुई कि आखिरकार अगली बार एमसीडी के अंदर जो है आम आदमी पार्टी के कितने लोगों को कितनी जो है सीट यहाँ पर मिलते, जो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो खाता है यहाँ पर खोल रखा है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मजबूत जो है चुनाव लड़ रही है कि आखिरकार
250 सीटों पे जो है यहाँ पर जो है वोटिंग होगी, अलग अलग वार्डों पे जो है कल जो है वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और वोटिंग में जो है सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने भी अपने मुद्दे वहाँ पर गिनवा चुकी है, वहीं कांग्रेस ने भी बड़े बड़े मुद्दे यहाँ पर गिनवा चुके हैं। लोगों से जो है पूरी तरीके से विश्वास जताने के लिए कोशिश किया जा रहा है कि जिस तरीके से एमसीडी में कांग्रेस पार्टी का जो खाता है वो नहीं खुलता था, लेकिन अब की बार जो है कांग्रेस पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। नितिन हमारे साथ जुड़े हुए थे न्यूज़ रूम से, जिन्होंने बताया किस तरीके से अलग अलग जगह पर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। और अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का, जहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, जहां उन्होंने कहा है कि प्रचार करने के बाद कोई भी कार्यकर्ता किसी भी तरह का आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा और इसके साथ ही अपने अपने बूथों पर जाकर अधिक से अधिक वोट डलवाने की लोगों से अपील करें। पार्टी कार्यालय पर मौजूद रहे धर्मेंद्र यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि निष्पक्ष चुनाव संपन्न होंगे और डिंपल यादव मैनपुरी से जीत कर जाएंगी। छत्तीसगढ़ में ईडी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद राज्य में सियासी उथल-पुथल मच गई है। इस कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय जांच एजेंसी पर भड़क रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया है। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस वक्त सियासी तूफान आया है। यह सियासी तूफान किसी और वजह से नहीं, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी से है। दरअसल ईडी ने शुक्रवार को आईएएस सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। इस मामले में लंबे समय से उनके खिलाफ जांच भी चल रही थी। आयकर विभाग ने भी रेड मारी थी। ऐसे में गिरफ्तारी की तलवार पहले से ही लटक रही थी, जिसके बाद एजेंसी ने अब पूछताछ के बाद ये एक्शन लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में कोयले के अवैध खनन के लिए पूरी रणनीति बना रखी थी। बड़ी बात यह है कि आरोपियों की तरफ से लगातार पैसों के लेन देन की जा रही थी और उन्हीं पैसों से कई जगह बेनामी संपत्ति भी खरीदी जा रही थी। अभी के लिए ईडी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर एक बड़ा कदम उठा लिया है। शुक्रवार को ईडी ने अफसर सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया और रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने ईडी को सौम्या की 4 दिन की रिमांड सौंपी है। इस मामले में अब 6 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में हमला बोलते हुए लिखा, जैसा कि मैं कहता रहा हूं, ईडी द्वारा मेरी उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी एक राजनीतिक कार्रवाई है। हम इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मोहन मरकाम ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ये लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई हमारी सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। सौम्या चौरसिया के 2 मासूम बच्चों और उनके परिवार के साथ जघन्य अपराध करने वाले ईडी के अधिकारियों, राज्य के आला बीजेपी नेताओं और दिल्ली में बैठे उनके राजनीतिक आकाओं को इसका दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। अब जब कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया गया तो पलटवार आना लाजमी था। तो लगे हाथों बीजेपी ने मामले में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सीधे सीएम भूपेश बघेल से इस्तीफे की मांग कर दी है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि जैसी जैसी ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी, तब कौन कौन ईडी की रडार पर आएगा। वैसे भूपेश के बयान ने इस कार्रवाई पर सियासी रंग तो चढ़ा दिया है। तो सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और खबर रायबरेली से है, जहां अधिवक्ताओं की हड़ताल का तीसरे दिन भी जारी है। दरअसल अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर जिला जज के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और जिससे वादकारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के दीवानी कचहरी का है, जहां पर 3 दिनों से हड़ताल पर अधिवक्ता हैं और जिला जज के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं।
मुरादाबाद में 10वीं की एक छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि 4 युवक उसे नशे में धुत कर एक मकान में ले गए, वहां उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। घटना के बाद से उसकी हालत नाजुक है और उसे मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से हुई फजीहत के बाद अब पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेने की बात कह रही है। उसे कोई नशा सुंघाया और उसे चक्कर से आने लगा। बोले मुझे स्कूल जाना है। बोले बाइक पे बैठ, हम तुझे स्कूल ही छोड़ देंगे। बाइक पे बैठ गई और उसके बाद भी पता नहीं कहाँ ले गए। फिर उधर से एक मैजिक जो होते हैं ना, ये मैजिक, और हाँ रेप करा उन्होंने, गैंग रेप। और उसके बाद उसे एक मैजिक में बैठा दिया। वो मैजिक वाले से ये कहा कि इसके घर तार के आना है। मैजिक वाला गेट पर उतार के चला गया। दिनांक 1 दिसंबर 2022 को एक घटना प्रकाश में आई कि बालिका के साथ उसी के गांव के कुछ लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। तो घटना प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने 5 टीमें गठित की और तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिए। उसमें जो भी आरोपी प्रकाश में है, हमने तीन लोग प्रकाश में हैं, उसको हमने अरेस्ट कर लिया और आज जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है और आगे की विधिक विवेचना प्रचलित है। खबर बहराइच से है, जहां विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले 5 दिनों से लगातार बहराइच में विद्युत कर्मियों का हड़ताल प्रदर्शन जारी है। विद्युत कर्मियों के प्रदर्शन की वजह से जिले के शहर और गांवों में बिजली सप्लाई को लेकर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल प्रदर्शन पर बैठे विद्युत कर्मियों की मांग है कि संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए। जब तक सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों की मांगे नहीं मान ली जाती हैं, तब तक ये हड़ताल प्रदर्शन जारी रहेगी। सभी लोग पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरोध में, जो हमारा बिजली विभाग का मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट है, उसके स्वेच्छाचारी, तानाशाही, मनमाने कार्य प्रणाली और कर्मचारियों के जो हितों की जायज़ मांगे हैं, वेतन विसंगतियों से संबंधी हमारी मांगे हैं। हमारे जो संविदा कर्मी हैं, जिनकी संख्या आज की डेट में बिजली विभाग में लगभग 70-80% है, उनके नियमितीकरण की मांगे हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के, इसके साथ ही साथ पिछले 2 साल से लगातार हम लोग प्रबंधन से मैन मनी मटेरियल की मांग कर रहे हैं। क्या है मामला पूरा? हमारा विरोध प्रदर्शन जो उत्पीड़नात्मक और स्वेच्छाचारी दमनकारी नीतियों का जो एक परिणाम आ रहा है बिजली विभाग में, उस चीज़ के लिए हम विरोध प्रदर्शन अपना करने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये पूरी टीम हमारी अपने पूरे जोश से इसका प्रदर्शन विरोध करती रहेगी। सीतापुर में एक कोटेदार और पूर्व प्रधान प्रतिनिधि की धारदार हथियार से सिर पर और चेहरे पर कूच कर हत्या किए जाने के इलाके में सनसनी फैल गई है। कोटेदार का शव गांव के बाहर बने कमरे में पड़ा मिला। इसके साथ ही सोए नौकर ने सुबह शव देखकर घटना की जानकारी परिजनों को दी है। हत्या की सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। तो कोटेदार के हथौड़े से सिर कूचकर हत्या कर दी गई है। परिवार में अब कोहराम मचा हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मामले की पुलिस अब जांच कर रही है। पूरे मामले की जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है। सीतापुर से एक खबर सामने आई है, जहां पर दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई है। उसके ऊपर भी कुछ शक कर रही है, उसके ऊपर, और अन्य लोगों को भी पूछताछ कराई जा रही है। इसमें टीम बनाई गई है। जो भी सही आरोपी होंगे उनको पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस केस को अलग अलग एंगल से देख रही है। और एक बात इसमें जो मैंने पहले बताई, विशेष है कि नौकर इनका रात में साथ में ही सोया था और वो जनरली 5 बजे उठ जाता है। आज 6:30 बजे उसको दूसरे ने उठाने के बाद वो जगा है, तब उसने देखा है ये बात। तो ये काफ़ी संदेह पैदा कर रही है, इसको हर एंगल से। प्रयागराज में ठंड का प्रकोप बढ़ने के साथ ही डेंगू के मामलों में भी कमी आई है। संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू के मामले में प्रदेश में पहले पायदान पर पहुंच गया था। सीएमओ डॉक्टर नानक सरन के मुताबिक बीते 24 घंटे में एलाइजा टेस्ट में केवल 7 डेंगू के मरीज सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि डेंगू के मामलों में अब पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। काफ़ी घटते जा रहे हैं
कल की रिपोर्ट में 7 पॉजिटिव आए थे और जो डेथ हमारे साथ थे उससे आगे बढ़े नहीं हैं। कहीं पे कोई प्लेटलेट की कमी नहीं है, बेड सब जो उपलब्ध है और मरीजों को मैं ये राय दूंगा कि प्राइवेट नर्सिंग होम में जा करके जिला अस्पताल में जा करके मेडिकल कॉलेज में इलाज कराएं, जहां बिना पैसे का इलाज होता है और जो भ्रम की स्थिति होती है बिल्कुल पैदा ना करें। झारखंड में ईडी की टीम जैसे जैसे कार्रवाई कर रही है वैसे वैसे कई नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर टोल मामले में चल रहे केस में नया विवाद सामने आया है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड में ईडी की टीम जैसे जैसे कार्रवाई कर रही है वैसे वैसे कई नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर टोल मामले में चल रहे केस में नया मोड़ सामने आ गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में जेल में बंद विजय हांसदा नाम के व्यक्ति ने ईडी को जानकारी दी है कि पुलिस ने उसे सादे कागज में दस्तखत कराकर टोल मामले को निपटारा करने की कोशिश कर रही है, जबकि उसने ऐसा किसी तरह का कोई आवेदन नहीं दिया है। इसका ठीक पहले संताल के डीआईजी ने इस केस के निपटारे की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने इस बयान के बाद जेल में बंद विजय हांसदा ने इस मामले में अपने वकील के माध्यम से जानकारी दी है कि वह न तो किसी तरह के समझौते के लिए तैयार है और न ही केस वापस लेने की बात कही है। ऐसे में अब ईडी इस मामले की फिर से तहकीकात करने में लग गई है। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले पर पुलिस मुख्यालय ने भी संताल के पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है। वहीं इसके पहले दुमका के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को बेबुनियाद बताया था। इधर राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने एक बार फिर से पूरे मामले पर सवाल खड़े कर दिए। पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा का कहना है कि पंकज मिश्रा अपना दबदबा किस तरह से स्थापित किया है इस केस में साफ होता नजर आ रहा है। उन्होंने राज्य की सरकार और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं। उधर सत्ताधारी दल कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने अपनी सरकार का एक बार फिर से बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र के इशारे पर ईडी कार्रवाई करती नजर आ रही है। अब आपको बता दें कि संताल परगना रेंज के डीआईजी सुदर्शन मंडल के बयान के बाद ही ईडी ने अपनी जांच में तेजी लाई थी, जिसका उल्लेख ईडी की टीम ने गुरुवार देर रात्रि को ही सीजीएम को विजय हांसदा से पूछताछ की अनुमति के लिए दिए गए आवेदन पत्र में भी किया था। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर देवरिया से है, जहां जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने भाट पर रानी तहसील समाधान दिवस के बाद कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें 100 बच्चों का नामांकन था, लेकिन मौके पर मात्र 45 बच्चे ही उपस्थित मिले, जिस पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की है। वहीं डीएम ने जब वार्डन के बारे में पूछा तो बताया गया कि छुट्टी पर है। फिर डीएम ने वार्डन का वेतन रोकने का निर्देश दे दिया। इसके साथ ही विद्यालय के शिक्षक कई दिनों से छुट्टी पर हैं, जिनको डीएम ने हटाने का निर्देश दिया है। वहीं डीएम ने बीएसए समेत कई अधिकारियों पर भी नाराजगी जताई है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय भाटपा तहसील और ब्लॉक में 100 बच्चे होने चाहिए और ये खेद का विषय है कि 100 के सापेक्ष आज सिर्फ 45 बच्चे हैं। दूसरी बात की जो वार्डन है रानी दीक्षित जी वो नहीं है, शायद गोरखपुर में रहती हैं, उनको समानता ही रहना चाहिए, बताया गया किसी अवकाश पर है। उसके अलावा 3-4 टीचर्स लगातार एब्सेंट हैं, जैसे मिसेस बर्नवाल और अन्य लोग जो आ ही नहीं रहे हैं, जिनके उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र में यमुना मोड़ के पास एक सड़क दुर्घटना में लखीमपुर में यातायात पुलिस में तैनात एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। यह जानकारी पुलिस ने शनिवार को दी है। वहीं बताया जा रहा है कि शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर छुट्टी लेकर गया जवान शुक्रवार रात बाइक से कहीं जा रहा था और इस दौरान बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी, जिसमें पुलिस जवान की मौत हो गई। और खबर कानपुर से है, जहां जाजमऊ थाना क्षेत्र के गल्ला गोदाम में संदिग्ध अवस्था में लावारिस 3 बैग मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद क्षेत्रीय लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी और आनन फानन में जाजमऊ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की जांच में बैग से कपड़े और पैसे बरामद हुए हैं। जाजमऊ थाना क्षेत्र में 3 संदिग्ध बैग मिले हैं और उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। गल्ला गोदाम में
3 लावारिस बैग मिले हैं। जांच पड़ताल की गई तो इसमें कपड़े और पैसे बरामद हुए हैं। आपने बुर्का पहने केवल महिलाओं को देखा होगा, पर अमरोहा में बुर्का पहने अगर कोई युवक आपसे टकरा जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। पुलिस ऐसे ही एक युवक को बुर्का पहने बाजार में घूमते हुए गिरफ्तार कर लिया है। इस युवक के पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ में जुटी है। अंदेशा है, यह भी बताया जा रहा है कि यह युवक किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। बीजेपी के वरिष्ठ नेत्री और बिहार के शिवहर के सांसद रमा देवी ने एक बार फिर एक बड़ा और विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने लोगों से बातचीत के क्रम में मोतिहारी के ढाका विधानसभा को पाकिस्तान की संज्ञा दे दी है। कुढ़नी विधानसभा में चुनाव प्रचार के क्रम में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सांसद रमा देवी ने पत्रकारों को ढाका विधायक पवन जायसवाल की ओर से इशारा करते हुए कहा था कि हम लोगों ने तो पाकिस्तान भी जिताया है, तो ढाका तो पाकिस्तान ही है ना, और ये यानी पवन जायसवाल वहीं से जीतकर विधायक बने हैं। संबोधन करने के बाद ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने ढाका को भी, मतलब पाकिस्तान को भी हम जीत के आए हैं। पाकिस्तान का मतलब ढाका विधानसभा, और वहां के वर्तमान विधायक सहमति में गर्दन हिला रहे हैं। आप देखिए, सुनिए इसको गौर से। ये कलंकित करने वाला कितनी बड़े शब्द, माने क्या शब्द है ये। आप एक अनुमंडल मुख्यालय, एक विधानसभा मुख्यालय को आप पाकिस्तान कह रहे हैं। किसने कहा? रामा देवी जी ने कहा। शिवहर सांसद जो हमारी 3 बार से सांसद, उन्होंने कहा। और आदरणीय पवन जी जो है वहां के विधायक, उन्होंने सहमति में सर हिलाया कि हाँ हम लोग पाकिस्तान को जीत के लाए हैं। क्या ढाका पाकिस्तान हो गया? शर्म नहीं आ रही है उनको? जिस ढाका की वोट से, जिस 37 पंचायतों के वोट से आप विधायक हो, जिस 37 पंचायत से आप सदन, ऊंचले सदन और निचले सदन दोनों जगह बीजेपी की सीट है, और आप उसको गाली देने का काम कर रहे हो। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी में 6 मंजिला इमारत के बेसमेंट में सुबह करीब 8 बजे अचानक आग लग गई। बेसमेंट में लकड़ी का गोदाम बताया जा रहा था। इमारत में कई परिवार भी रहते हैं। जिस समय आग लगी, इमारत में 50 से अधिक लोग मौजूद थे। आसपास एकत्र लोगों ने ऊपरी मंजिल पर रहने वाले लोगों को सीढ़ी लगाकर नीचे उतारा। इसके साथ ही आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जांच में सामने आया है कि इमारत में अग्निशमन उपकरण नहीं लगे थे। आग लगने की वजह फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है। उधर भोजपुर में जेल 4 दिनों के निरीक्षण में 35 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही जिला पदाधिकारियों के निर्देशानुसार 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलाए गए ऑपरेशन क्लीन चलाया गया है। वहीं गुप्त सूचनाओं और असूचनाओं के संकलन से कारा में जमीन में गाड़े हुए 35 मोबाइल बरामद किए गए हैं, और ये सभी मोबाइल वार्ड नंबर 7 से 14 और 1 से 6 वार्ड के पीछे बाथरूम के पास 5 से 6 फीट गहरे गड्ढे में छिपाया गया था। प्रथम दृष्टया कर्तव्य में लापरवाही और संलिप्तता को देखते हुए उपाधीक्षक सरवर इमाम खान, रक्षित उच्च कक्षपाल मोहम्मद एजाज अहमद और कक्षपाल जितेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है। आगरा के खंदौली में बीजेपी मंत्री की होने वाली बहू करती रही बारात का इंतजार, लेकिन शादी की तैयारी के बाद बारात लेकर नहीं पहुंचे मंत्री जी, जिसके बाद सजा रह गया शादी का पंडाल। बता दें कि प्रेम संबंध के चलते हुई थी पंचायत के फैसले के बाद शादी का आयोजन किया, जिसमें लड़के पक्ष ने खेत बेचकर मंत्री पक्ष की बारात का इंतजार किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।